जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। जो मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, जिन मेरे भाई बहनों का एग्ज़ाम हो चुका है 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को, और जिनका होने वाला है 30 और 31 अगस्त को, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। क्योंकि अब मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त की जो दोनों पारियां 6 पालियों में पूछे गए हैं, बिल्कुल उनको बेस बना करके मैं आपके सामने जीएस का एक बहुत ही शानदार लाजवाब सेशन लेकर के आया हूं मित्र। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस सेशन को कंप्लीट देख लेंगे, कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करेंगे, तो यहां से आपको इस जीएस वाले पार्ट से अकेले से 5 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना होगी। 5 क्वेश्चन जीवन बदल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के पीछे लोग हजारों की संख्या में आगे पीछे हो जाते हैं। मैं तो 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इसलिए सेशन को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, ये मेरी गुजारिश है आपसे, और रिक्वेस्ट भी करता हूं इस चीज को लेकर के, क्योंकि वर्दी आपको पहननी है और मेरा उद्देश्य क्या है, आपको टीचिंग करना, पढ़ाना, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हो, अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, मेरा जो कर्तव्य है बड़ा भाई होने के नाते वो आपको सामने समर्पित कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं आप, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा के ऑल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जीएस के सारे विषय, इसके साथ साथ करंट अफेयर हिंदी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। और मैं इसको दावे के साथ एक बात और कहूंगा, जीएस मैंने जो पढ़ाया था, करंट अफेयर पढ़ाया था, उसमें से आप पेपर बना लीजिए और मेरे जो वीडियो उनको देख लीजिए, आपको 100% क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे मित्र। इस बात का दावा है मेरा। तो मित्र चलते हैं बगैर देरी किए हुए अपने सेशन की ओर। लेकिन सेशन पे नए हो, फिर एक बार कहूंगा, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, और मुझे भाई माना है आपने तो प्लीज़ हाथ जोड़ के कहता हूं, इसे 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने बड़े भाई का इतना काम तो कर ही सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पूछो, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, पूछा गया है कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर की दादा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर की मदर किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो मैं जानता हूं इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई सभी लोग जानते होंगे कि जो चार्ल्स बेबेज है उसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके रोज दिनचर्या में उन सब चीजों को यूज करते हो, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे मित्र। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला पॉइंट दिया हुआ है, देखो चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजीनियरिंग और डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था, यह पूछा जा सकता है। जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का निर्माण भी किया था। इन दोनों फैक्टों को आप लोग अलग से याद कर लेना मेरे भाई। फिर एक बार बताऊंगा, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक्स इंजन और डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था, चार्ल्स बेबेज ने। ये दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक का जो कंप्यूटर है जिसे हम लोग वर्तमान समय यूज करते थे, उसका जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जॉर्ज वेकेज को, चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को और साइमन कोलेटोन को। तो मित्र बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। तो सी सही है, एलन ट्यूरिंग, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे एलन ट्यूरिंग है, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जो पर्सनल कंप्यूटर है इसका जनक किसे कहा जाता है, यह पूछा गया है। तो पर्सनल कंप्यूटर का जनक मेरे भाई हेनरी एडवर्ड रावर्ट को कहा जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो हेनरी एडवर्ड रावर्ट को कहा जाता है। आपको इमेज में ये दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। 5वां क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर है इसका निर्माण मित्र 2 लोगों ने किया था, जेपी एकर्ट ने और जॉन मचोली ने। अर्थात इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन जीएस के इस बार इस तरीके से आ रहे हैं कि आप खुद देख सकते हैं पेपर किस तरीके का आया हुआ है।
तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? जेपी एकर्ट ने और जॉन मचोली ने किया है, दोनों लोगों ने मिलकर किया था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास किया गया है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मचोली ने मिलकर के किया था। किस नाम से किया था? एनिका, मतलब ENIAC। कभी कभी एक बात ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या है। ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन से होता है न्यूमेरिकल, आई से होता है इंटीग्रेटेड, एंड ए से होता है एंड, सी से होता है कंप्यूटर। हो सकता है क्योंकि इस बार मोस्टली कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें मोस्टली फुल फॉर्म बहुत आ रही हैं, तो इसका ध्यान रखना, ये हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। आप खुद पेपर उठा के देख सकते हैं कि जो 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को एग्जाम हुआ है उसके पेपर देखिए कितनी फुल फॉर्म पूछी जा रही हैं और मोस्टली कंप्यूटर संबंधी पूछी जा रही है। तो हो सकता है ENIAC की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग याद कर सकते हो। मेरा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? मतलब किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है? अब तो मित्र ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए क्यों भारतीय संबंधित है, अर्थात ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था? तो विजय भटकल थे मेरे भाई। कौन थे? विजय भटकल थे। आप लोग याद कर लेना, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये विजय भटकल हैं। इन्होंने सुपर कंप्यूटर से बनाया था और जिसका जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम परम 8000 था, 8000 था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों, ठीक है, आप लोग याद कर सकते हो। अगला है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो ध्यान रखना, यह सिद्धार्थ था। कौन सा? सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था बच्चों, ठीक है। यह क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को याद कर लेना। ये जितने भी इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा उनको सबको याद करते जाइए, बिल्कुल मत छोड़िए। अब देखिए, आप लोग लैपटॉप यूज करते होंगे, अधिकांश मैं जानता हूं मेरे भाई बहन लैपटॉप यूज करते होंगे। अच्छा, लैपटॉप का निर्माण किसने किया था? कौन लैपटॉप का पिता किसे कहा जाता है? कब इसका आविष्कार किया गया था? तो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किसने किया था? तो एडम ओसबोर्न ने किया था। एडम ओसबोर्न ने किया था। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये एडम ओसबोर्न है जिन्होंने लैपटॉप का आविष्कार किया था। इन्होंने लैपटॉप ये रखा हुआ है इनका, इन्होंने सबसे पहले बनाया था, एडम ओसबोर्न ने बच्चों। अगला है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कपूर ने किया था। आज हम लोग फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं हम लोग, इसका आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कपूर ने किया था, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था? तो टेलीफोन का आविष्कार मित्र अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1642 में पहले यांत्रिक कैलकुलेटर, जिसे हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं वर्तमान समय में, आजकल तो फोन में भी आने लगा है, पूछा गया है यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? 12वां क्वेश्चन है। तो मित्र ये ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने? ब्लेज पास्कल ने किया था। मैं दावे के साथ फिर एक बार कहूंगा कि मित्र आपको यह सेशन से कम 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट, हम लोग आजकल इंटरनेट प्रयोग करते हैं, नेट यूज करते हैं, इंटरनेट प्रयोग करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? यह पूछा गया। 13वां क्वेश्चन है। तो मित्र जो इंटरनेट है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो विटसर्फ ने किया था। किसने? विटसर्फ ने किया था, आप लोग याद रखना, ठीक है। विटसर्फ ने किया था। सर्प कैसा होता है? लंबा। और जो इंटरनेट होता है उसकी डोरी कैसी होती है? लंबी होती है, काली होती है और लंबी होती है, सांप की तरह से होती है। तो विटसर्फ ने किया था बच्चों। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेट की शुरुआत 1959 में हुई थी। उस वक्त इंटरनेट को अर्पानेट क्या कहा जाता? अर्पानेट कहा जाता था। इसका फुल फॉर्म आपके सामने दिया हुआ। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के रूप में से जाना जाता था बच्चों, ठीक है। हो सकता है फैक्ट के किसी रूप में आपसे पूछ लिया जाए, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है,
भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? 14वां क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो विजयेंद्र कुमार सिंघल जी को, आपको ये दिखाई दे रहे हैं, विजयेंद्र कुमार सिंघल जी हैं जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें इंटरनेट क्रांति का भारत में जनक कहा जाता है। अच्छा, आपको ये बताना है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया भारत में इंटरनेट जो क्रांति है उसका जनक किसे कहा जाता है? विजयेंद्र कुमार सिंघल जी को कहा जाता है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड, जैसे BSNL कहते हैं, कि पूर्व चेयरमैन विजयेंद्र कुमार सिंघल को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। विजयेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने का उनका अहम योगदान था। इंटरनेट का इन्हें पिता कहा जाता है। इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं? तो विंट गे सर्प को कहा था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है ईमेल। आप लोग ईमेल से परिचित होंगे, मैं जानता हूं सभी लोग जानते हैं ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमलिंसन ने किया था। रे टॉमलिंसन ने किया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? रे टॉमलिंसन है, जिन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। किसका? ईमेल का आविष्कार किया था। आप लोग याद रखिए बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, ईमेल की फुल फॉर्म पूछी है तो बताइए ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन ने 1971 में किया था एवं 1972 में उन्होंने इसका सिंबल का प्रयोग किया था। आप इसे जानते होंगे बेहतर तरीके से। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है वाईफाई। मैं जानता हूं सभी लोग आज के समय में वाईफाई यूज करते हैं, अधिकांश लोग हैं वो वाईफाई का प्रयोग करते हैं। पूछा गया वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? 16वां क्वेश्चन है। तो मित्र, वाईफाई का प्रयोग जॉन ओ सुलिवन ने किया था। किसने? जॉन ओ सुलिवन ने किया था। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन ओ सुलिवन ने किया था। आप लोग बेहतरीन तरीके से जान सकेंगे मित्र। और ध्यान दीजिए, अच्छा, www कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसे कहते हैं, W का मतलब होता है वर्ल्ड, इस W का सेकंड वाले का होता है वाइड, और लास्ट वाला WS की वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म होती है, आप लोग याद रखना। इसका आविष्कार किसने किया था? 17वां क्वेश्चन है। तो टिम बर्सन ली ने किया था। किसने मेरे भाई? टिम बर्सन ली ने किया था। आप लोग याद रखना। WW जो इसका आविष्कार किसने किया था? तो बता सकते हैं टिम बर्सन ली ने किया था बच्चों। अगला है, किस विद्वान को AI का जनक कहा जाता है? AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका प्रयोग मैं जानता हूं वर्तमान समय में बहुत तेजी के साथ हो रहा है। रोबोट के रूप में, अन्य किसी कार्यों के रूप में AI का प्रयोग किया जा रहा है। पूछा जाता है AI का आविष्कार किसने किया था? 19वां क्वेश्चन है। तो AI का आविष्कार मित्र जॉन मैकार्थी ने किया था। किसने? जॉन मैकार्थी ने किया था। किसका? AI का आविष्कार जॉन मैकार्थी ने किया था, जो आपको इमेज पे ये दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, अगला है गूगल के संस्थापक कौन थे? तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। गूगल के संस्थापक थे, तो बता सकते हैं गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। कौन? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं, इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। आप लोग याद रखना, 2 लोगों ने इसका आविष्कार किया था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुछ हिंदी से है, हिंदी से क्वेश्चन है। देखिए, मैंने देखा है जो परीक्षाएं हुई हैं 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त की, उसमें कुछ लेखक हिंदी के और उनकी कृतियां पूछी गई हैं। जैसे 23 तारीख वाला का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था आंसू निम्न में से किसकी कृति है। तो ध्यान रखिए, ऐसी पुस्तक आ रही हैं, 1 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएगा आपको। तो कामायनी किसकी रचना, ये पूछा गया है। कामायनी है वो किसकी रचना है, ये पूछा गया मेरे भाई। तो कामायनी किसकी रचना है? तो मैं जानता हूँ 99% लोग जानते होंगे कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो आपको यह दिखाई दे रही है। ये कामायनी बुक का किताब है, उसका पृष्ठ है जयशंकर प्रसाद जी की, आप लोग याद रखना। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी की और कौन कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की आपको यह दिखाई दे रही है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं? तो कामायनी मैंने आपको बताई दी। तितली भी याद रखना, तितली भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कंकाल भी पूछी जाती है, इरावती पूछी जाती है, चंद्रगुप्त पूछी जाती है, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तो इंपॉर्टेंट है भाई। ध्रुव स्वामिनी को 100% याद रख लेना। इसमें कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती और ध्रुव स्वामिनी बहुत पूछी जाती है। इसके बाद आंधी
पूछी जाती है और झरना पूछी जाती है, इंद्रजाल और आंसू तो इस बार पूछी गई है, ठीक है। और आकाशदीप, इनको आप याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं कि अभी आपके पास टाइम है 31 तारीख वालों को कि आपको यहां से एक क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया निम्न में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना है। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना है, ये पूछा गया है। क्या आंधी है या झरना है या इंद्रजाल है? तो आंधी झरना तो आपने जयशंकर प्रसाद की थी, लेकिन सेवा सदन है मेरे भाई, ये किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है सेवा सदन, आप लोग याद रखिए। मुंशी प्रेमचंद से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, ध्यान रखना। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कृति है। 1919 में प्रेमचंद का पहला प्रमुख उपन्यास सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। प्रमुख कृति कौन कौन सी है? सेवा सदन है, गोदान, गबन, रणभूमि, कर्मभूमि और प्रेमाश्रय, कायाकल्प, इसके साथ साथ मंगल सूत्र, मान सरोवर, करबला, कफन, ईदगाह, पूस की रात और नमक का दरोगा। बहुत पूछी जाती है इनको, आप लोग, मैं जानता हूँ हाई स्कूल में कल कक्षा 10 में आपने सब रट रखी होंगी, अब इनको ज़्यादा माथापंची करने की जरूरत नहीं, केवल एक बार रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ और सेशन को पूरा देख लीजिए और सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, ये कालिदास की रचना है। किसकी? कालिदास की रचना है, इस बात को ध्यान रखना। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे? तो बताइएगा, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, या कभी कभी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा भी लिखा सकता है और द्वितीय ऐसा भी लिखा सकता है, किसी तरीके से लिखा सकता है, आप लोग देख लेना। कालिदास हैं, इन्हें कालिदास को मित्र भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था, इस बात को ध्यान रखना। कालिदास को भारत का शेक्सपियर स्मिथ ने कहा था, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम है जो कृति है वो कालिदास की पुस्तक है बच्चों, ठीक है। और कौन कौन सी हैं जरा उनकी तरफ नजर डाल लेते हैं। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, रघुवंशम, कुमार संभव, विक्रमवंशीय, मेघदूतम और ऋतुसार, ये इनको बच्चों सभी को याद कर लेना, हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। मैं फिर भी कहूँगा आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। पूछी गई है पद्मावत किसकी कृति है? पद्मावत है वो किसकी रचना है, ये पूछा गया है। पद्मावत है वो किसकी रचना है? यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हिंदी में भी और वैसे जीएस में पूछा जा सकता है। तो ये कृति है पद्मावत मित्र, ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की, आप लोग याद रखना, बी ऑप्शन इसका बेस्ट और राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, बताना चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। जो पद्मावत है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी जो 1467 में पैदा हुए थे, 1542 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण प्रेमाश्रयी की धारा के रूप में कवि माना जाता है। इनकी और कौन सी रचना है? जैसे पद्मावत तो मैंने आपको बताई दी, अखरावट भी है, इसमें वट शब्द लगा हुआ इन्हीं की है, महावत है, इतरावत है, कहरनामा है और आखिरी कलाम तो मित्र इम्पोर्टेंट है। जितनी पद्मावत इंपॉर्टेंट है उतनी आखिरी कलाम भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप लोग 100% याद कर लें बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है, यह पूछा गया है। चिंतामणि किसकी रचना है? तो मित्र ये रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, सभी लोग जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो बता सकते हैं चिंतामणि है बच्चों, ठीक है। चलो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। जो चिंतामणि है मित्र, ये 1939 में प्रकाशित हुई थी और ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक ग्रंथ है बच्चों, ठीक है। इनकी और कौन कौन सी पुस्तकें, जैसे चिंतामणि तो बताई दी मैंने, त्रिवेणी याद कर लेना, रस मीमांसा याद कर लेना और आप इन 3 को याद कर लिए, 3 ही बहुत है, 3 में आपको एक न एक मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, रामचरितमानस, तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है और हिंदी का ये पवित्र ग्रंथ है, ये भी जानते हैं। और इनकी और कौन कौन सी रचना है? तो विनय पत्रिका याद कर लेना, पूछी गई है,
विनय पत्रिका पूछी गई है, इसी बार एग्जाम पूछी गई है। दोहावली, गीतावली, कवितावली और बैराग संदीपनी ये पूछी जाती हैं, आप लोग याद कर सकते हो। इसके बाद और कौन सी कृति हैं? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण, रामलला, नहु लच्छू और रामाज्ञा प्रश्न, ये इनकी कृति हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं बच्चों। और इनकी मैं जानता हूँ सब लोग याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब कुछ नहीं, चंद दिन बचे हुए हैं, 30 से 31 तारीख है, एक दो बार रट लेंगे या मेरे सेशन को एक दो बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाएंगे बच्चों। अगला रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति है? तो कुरुक्षेत्र किसने लिखी है? कुरुक्षेत्र जो लिखी हुई है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है बच्चों। सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सी? कुरुक्षेत्र लिखी हुई है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद और कौन कौन सी इनकी कृति हैं? जैसे उर्वशी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की। और रेणुका याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र तो आप लोगों को बता ही दी मैंने, इन तीन को याद कर लेना, तीन में आपको एक न एक कृति मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, श्रृंखला की कड़ियाँ किस विद्या की रचना है? श्रृंखला की कड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। और कक्षा 10 का ये प्रश्न है बच्चों, ये श्रृंखला की कड़ियाँ ये क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो मित्र ये रेखा चित्र है, क्या है? रेखा चित्र है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों, ठीक है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसके बाद इनकी और कौन कौन सी महादेव वर्मा की रचना है? देखो, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए बच्चों, ठीक है। और इनकी रचना कौन कौन सी है महादेव वर्मा की? यामा याद रख लेना, रश्मि को याद रख लेना, दीप शिखा को याद रख लेना, सांद गीत को याद रख लेना और अतीत के चलचित्र, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। बात बाकी आपकी सारी इन्हीं में से पूछ ली जाएंगी। अगला है, वीणा किस कवि की रचना है? जो वीणा है वो किस कवि की रचना है, ये पूछा गया है। तो मित्र ये वीणा है वो सुमित्रानंद पंत की है, किसकी? सुमित्रानंद पंत की, आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। वीणा सुमित्रानंद पंत की है, ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत है मित्र, ये छायावाद युग के कवि थे। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं जो इंपोर्टेंट है पूछी जा सकती हैं? वीणा को आप लोग याद कर लें, स्वर्ण धूलि को याद कर लें, और काला और बूढ़ा चांद, ये इंपोर्टेंट है बच्चों, काला और बूढ़ा चांद पूछा गया है। चिदम्बरा याद कर ले, चिदम्बरा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़े नहीं। और युगपथ याद कर लेना, युगांत और युगपथ, इनको याद कर लेना, बस बहुत है, इनको याद कर लीजिए, बाद बाकी आपका काम हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है? सुमित्रा कुमारी चौहान के बारे में सभी लोग जानते होंगे, इनकी कौन सी रचना है? तो झांसी की रानी, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ये किसकी कृति है? तो बता सकते हैं कि यह सुमित्रा कुमारी चौहान की कृति है। आपको बताना चाहता हूं, ग्वालियर में इनके जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ था इनका, तो इन्होंने अंग्रेजों के हाथ नहीं आई थी, खुद ग्वालियर के किले से गिर करके अपने घोड़े और बच्चे को साथ लेकर के ग्वालियर के किले से कूद गई थी। इतनी वीरांगना थी। अंग्रेजों ने ये तक कहा था पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही महिला मर्द है, इनके बारे में बोला था। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। सुमित्रा कुमारी चौहान की और कौन सी कृति हैं? जैसे झांसी की रानी तो आप लोग ये पता ही है, मुकुल याद कर लेना और बिखरे मोती याद कर लेना, ठीक है, हो सकता है ये एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए बच्चों। तुलसीदास की कविता किस कवि की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो तुलसीदास कविता है, क्वेश्चन को समझिए, तुलसीदास कविता किस कवि की रचना है, ये पूछा गया है। तो मित्र ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, आप लोग याद कर लेना, हो सकता है फैक्ट के रूप में पूछ ली जाए। तुलसीदास कविता इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बच्चों, ठीक है। फिर मत कहना, मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि सेशन को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, कोई पार्ट मित्र इसका स्किप न करें, ये मेरी गुजारिश है आपसे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल जुट जाएं, तन मन अपना लगा दें, सब कुछ इसमें लगा दें। अगर आपको वर्दी पहननी है तो अपने परिवार को, माँ बाप के सामने वर्दी पहन के जाना है। एक पल के लिए सोचिए कि अगर आप अपने माँ बाप के सामने वर्दी पहन के जाएंगे, उन्हें सलाम करेंगे, तो उनको कितनी बड़ी खुशी होगी। आप इस पल को याद करते हुए मतलब एकदम 100% मेहनत कर डालिए, करो या मरो वाली नीति पर आप 100% उतर आइए। मेरी आपसे गुजारिश है, इसमें मैं आपका साथ दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, तुलसीदास कविता है वो किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी की है बच्चों, ठीक है। और देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी की और कौन सी कविता है? जैसे कुकुरमुत्ता पूछी जाती है, अनामिका भी पूछी जाती है। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी की, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी रचना कौन कौन सी है? कुकुरमुत्ता पूछी जाती है, अनामिका पूछी जाती है, और तुलसीदास यही पूछी जाती है, ठीक है। और
तोड़ती पत्थर, यही पूछी जाती है। 3-4 याद कर लो मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से याद कर सकते हो आप। अगला है मधुशाला नामक प्रख्यात पुस्तक के लेखक कौन है? तो मधुशाला जो पुस्तक है, इसके जो राइटर हैं वो अमिताभ बच्चन जी के फादर है ना, हरिवंश राय बच्चन, वो हैं। इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और इनकी और कौन कौन सी कृति हैं उनको जरा देख लेते हैं। एक तो मधुशाला है, और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये गाना भी तो है, क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब ये इनकी कृति है, इसको भी याद रखना। उसके बाद बंगाल का काव्य याद कर लेना, एकांगी संगीत याद कर लेना, इनको रिवीजन कर लेना बच्चों, ठीक है। लेकिन 2-3 को आपको 100% याद करना पड़ेगा। देखिए, मैंने हिंदी की प्रमुख जो कविता थी, जो कृति थी, उनके जो लेखक थे उनके बारे में बताने का प्रयास किया। अब देखिए, मैं जीएस के पार्ट की ओर चलता हूँ, जीएस के पार्ट की ओर चलता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? मित्र, आपको बताना चाहता हूं, इंडिया का मतलब होता है भारत। इसे शब्द को बदला नहीं जा सकता। बीच में सुना होगा कि इंडिया शब्द को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता है। इसका जो वर्णन है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन किया गया है किस आर्टिकल में? तो बताइए, अनुच्छेद 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 में, और भाग 1 में भी, भाग 1 में ही। आपको पता है भारतीय संविधान के अगर वर्तमान समय में भाग कितने, तो 22 भाग हैं, और 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। क्या थे? अनुच्छेद, और 12 अनुसूचियां हैं। क्या है मित्र? 12 अनुसूचियां बच्चों, ठीक है। इन बातों को सिंपल बातें आप जानते होंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन जिसे मैं बताने के लिए जा रहा हूं, ये पहले से ही तैयार था मेरा क्वेश्चन। आप 25 तारीख का जो सेकंड मीटिंग का एग्जाम हुआ है, उसका जीएस का पेपर देखना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके बाद, ये तो शाम की बात हुई, लेकिन आज जो सुबह 25 तारीख है, आज 25 तारीख की सुबह ही मैंने जीएस की क्लास ली थी। जीएस की क्लास का उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिए। यही क्वेश्चन बताया था मैंने, चिल्ला के बताया था कि इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। और देखो, वही क्वेश्चन 25 तारीख की शाम की मीटिंग में जीएस में पूछ लिया गया है। मैं, आप लोग देख लीजिए, शाम को पेपर आया है, लेकिन सुबह मैंने यही क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, जाके जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमा अथवा नाम में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। इसका वर्णन किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 3 में मेरे भाई। किसमें? अनुच्छेद 3 में। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इंडिया शब्द का, जो इंडिया है ना, इंडिया शब्द का वर्णन इसी में, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद को नए राज्यों में प्रवेश या स्थापन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 3 में क्या है? जो मैंने जस्ट आपको अभी बताया बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जिसमें नागरिकता संबंधी बातों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपको क्या मिलेगा? तो बता दीजिए, 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। और अगर भाग पूछा जाता है कौन से भाग में इसका वर्णन है, तो भाग 2 में, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है बच्चों। ठीक है, आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। कुछ बातें हैं जरा देख लीजिएगा। अनुच्छेद 1 में मैंने आपको बताया था संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और भाग 2 में जो 5 से लेकर 11 तक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। और भाग 3 है जो 12 से लेकर 35 तक है, मूल अधिकारों का वर्णन है जो अमेरिका से लिए गए हैं। और भाग 4 है जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, इसमें डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन है, जो अनुच्छेद 12 है, इसमें राज्य को, किसको? राज्य को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। पूछा जाए कि राज्य को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो बताइए अनुच्छेद 12 में बच्चों। आशा करता हूं इतनी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, आपने रिजर्वेशन का नाम सुना है, वो रिजर्वेशन का मुद्दा इसी आर्टिकल से निकल के आता है, तो वो कौन सा है मित्र? अनुच्छेद 16 है।
अनुच्छेद 16 है। मतलब यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो सार्वजनिक रोजगार होते हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन राज्य क्या कर सकता है, कुछ ऐसे नियम बना सकता है जिसके जैसे जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। वो इसी आर्टिकल में वर्णित है बच्चों। वर्तमान समय में राजनीतिक मुद्दा ही बना हुआ है बच्चों, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, पहले लोग ये सोचते थे ये इसे छूने से हम लोग अपवित्र हो जाएंगे, अब वो प्रथा थी बंद कर दी गई, समाप्त कर दी गई। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो वह संविधान के अनुसार एक उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसके लिए आर्टिकल 17 आप लोग याद रखना, अस्पृश्यता का अंतर या छुआछूत का अंतर, हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है तो ध्यान रखना आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19। इसमें 6 प्रकार की क्या दी है, स्वतंत्रता दी है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का क्या किया गया है, वर्णन किया गया बच्चों। अगला है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। निजी, देखो ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हर घर तिरंगा हर बार पहल करती है और केंद्र सरकार भी करती है। तो ये जो राइट मिलता है हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो बता सकते हैं अनुच्छेद 19 क के तहत, आर्टिकल 19 क के तहत यह अधिकार दिया गया है कि निजी भवनों और ऊपर राष्ट्रीय ध्वज क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं बच्चों। बताइए किसकी ये सेशन समझ में नहीं आ रहा है। जिस मेरे भाई बहन की सेशन समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताएं कि हाँ सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सेशन को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आय के बच्चों को किसी कारखाने या खदान या खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह पूछा गया है। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 23 है। कौन सा, आर्टिकल 23 है, आप लोग याद रखना बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी समुदाय से हो, आप अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 29 में मेरे भाई, किसमें, अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को याद रखिएगा। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो जो आर्टिकल में बताऊंगा, आर्टिकल 32 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत वह कहां जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। आर्टिकल किसके तहत, 32 के तहत। और 216 के तहत वही व्यक्ति, 216 अनुच्छेद के तहत वो व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल 32 है। इसे संविधान का जनक कही जाने वाले, इन्हें जो आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 32 को संविधान का जनक, पिता, माता कही जाने वाली डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने इस संविधान को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना बच्चों। आगे ध्यान दीजिए। अच्छा हाँ, वो 216 नहीं था बच्चा, 226 है। 226 के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला है, पूछा यह गया है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। अच्छा, मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है बच्चों, 11 है। ठीक है, पहले 10 थी, अब कौन सी कितनी हो गई है, 11 है। 11वां कौन सा है वो भी बता दूंगा। को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो मतलब इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था बच्चों। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था और इसमें 10 मौलिक अधिकारों का किया गया था, शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में 11 मूल अधिकार हैं। 11वां कौन सा है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 11वां मौलिक जो कर्तव्य है वो कौन सा है,
ये 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 11वें मौलिक कर्तव्य संबंधित है। इसमें यह बताया गया था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या उनका जो पालन करते हैं उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। आप लोग याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आर्टिकल डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। 4 अब तक 6 शिफ्ट हो चुकी है, 6 शिफ्ट में आर्टिकल डायरेक्ट पूछे गए मित्र, संशोधन डायरेक्ट पूछे गए। आप लोग हो सकता है क्वेश्चन अच्छा है पूछ लिया जाए। आगे दिया हुआ है किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है बच्चों? ठीक है, तो आर्टिकल 40 है। जो डीपीएसपी हैं उसमें आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। अगला है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लंघन किस अनुच्छेद में है? अच्छा, इसको जो समान नागरिक संहिता जैसे यूसीसी कहते हैं, इसे सबसे पहले गोवा ने लागू किया था। किसने? गोवा राज्य ने लागू किया था और 2023 में उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया है। ठीक है बच्चों, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही है, आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, इसके किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह पूछा गया है। मित्र एक बात ध्यान रखना, वर्तमान समय में पर्यावरण को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें, यहाँ तक कि विश्व की जितनी सरकारें हैं वो चिंतित हैं। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आर्टिकल 48A आप लोग याद रखिए, 48A इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन के बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के अलग अलग कार्यों का विभाजन किया गया है। यह किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। किसमें? अनुच्छेद 50 में किया गया। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे आप लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हो। पूछा गया है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? तो इस समय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, आप लोग फैक्ट के रूप में याद कर लेना। तो इनका वर्णन है अनुच्छेद 52 में मेरे भाई। किसमें? अनुच्छेद 52 में क्या किया गया? राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 में दिए, अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसे पद से हटाया जा सकता है यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है। और यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली है? तो यूएसए के संविधान से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। आप लोग मेरे भाई याद कर लेना। आगे ध्यान दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रधानमंत्री का वर्णन इसी अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 है। कौन सा? अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो अगर प्रधानमंत्री शब्द का वर्णन पूछा जाए, अनुच्छेद 75 बिल्कुल सही है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है के बारे में बताया गया है? यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 76 है। कौन सा? अनुच्छेद 76 में किसका? भारत का जो महान्यायवादी होता है उसका वर्णन किया गया है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन, संसद के 3 अंग होते हैं, सभी को पता है 3 अंग होते हैं। पूछा यह गया है इसके गठन का प्रावधान है। तो इसका जो गठन है मित्र वो 79 में वर्णन है। ठीक है, संसद जो शब्द है इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में बच्चों। ठीक है, और इसके साथ साथ 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा है। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा है। और 81 अनुच्छेद में क्या है? तो बता सकते हैं लोकसभा है। इस बात को भी ध्यान रखिए। आगे ध्यान दीजिए, अगला है आपातकाल के दौरान लोकसभा कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया सकता है, संसद बढ़ा सकती है। यह किस अनुच्छेद में है? यह किस अनुच्छेद में यह पूछा गया है? तो मित्र ये आर्टिकल 83 में। किसमें? अनुच्छेद 83 में। आप लोग याद रखना, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नीति आयोग का मित्र मुख्यालय कहाँ पर है? तो बता दीजिए। आज के बाद अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो सीख लीजिए, नई दिल्ली है। नीति आयोग की कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है, आप लोग याद रखना। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखना। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वर्तमान में जो होता है तत्कालिक वो प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, नई दिल्ली है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है, और सीईओ कौन है, BR सुब्रमण्यम है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए, आप लोग याद कर सकते हो। अगला है DRDO, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मित्र इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में, आप लोग याद रखना। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके प्रमुख कौन है, समीर बी कामत हैं। कौन है इसके अध्यक्ष, समीर बी कामत हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। DRDO को फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों, आप लोग याद कर सकते हैं। अगला है UIDAI, ये शब्द आपको सुने सुने होंगे। कभी कभी आपने अपना आधार कार्ड देखा है, आधार कार्ड पर ये लिखा होता है UIDAI। एक बार इस रेलवे का कोई एग्जाम था, उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। पूछा गया है कि इसके सीईओ कौन है, जो UIDAI है आधार कार्ड, इसके सीईओ कौन है, तो अमित अग्रवाल है मेरे भाई। कौन है, अमित अग्रवाल है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, अमित अग्रवाल जी हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिए। U से होता है यूनिक, I से होता है आइडेंटिफिकेशन, D से होता है उसके बाद अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 28 जनवरी वर्ष 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। संस्थापक कौन है, भारत सरकार है। और अमित अग्रवाल इसके कौन बच्चों, सीईओ है, आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। ट्राई, भारतीय दूतावास नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मित्र एक बात ध्यान रखिए आप कि मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ। आपका कर्तव्य इस बड़े भाई के लिए ये बनता है कि आप इस सेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और 5 दोस्तों का शेयर करें। आगे क्वेश्चन को देखिए, बगैर देरी के, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। जो भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो अनिल कुमार लाहोटी है मेरे भाई। कौन है, अनिल कुमार लाहोटी है। D ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लाहोटी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। अगला है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखना वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद है। इसका भी हेडक्वार्टर बच्चों नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में, आप लोग याद कर सकते हो। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1942 को हुई थी। और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। महानिदेशक कौन है, तो नल्लापत्थी कलाई सेल्वी है बच्चों। ठीक है, इनको याद रखना, जिसके महानिदेशक है बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसे NSG कहा जाता है, कि वर्तमान महानिदेशक कौन है, वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो नलिन प्रभात है भाई। कौन है, नलिन प्रभात हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, D ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए। NSG की फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होती है। नलिन प्रभात इसके महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है बच्चों। तो मित्र ये मेरा सेशन था जो मैंने आपके सामने पेश किया। रियली अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस भाई के लिए, जो आपका भाई समझते हो, दोस्त मानते हो, गुरु मानते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है मित्र। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।